वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। इससे पहले जो पिछली वीडियो थी हमने बायोग्राफी डिस्कस की थी जॉन मिल्टन की, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी पोइम की क्रिटिकल एनालिसिस करते वक्त इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसके जो राइटर हैं उनकी बेसिकली बायोग्राफ़ी और उसके अलावा जो उन्होंने राइटिंग स्किल इस पोइम के अंदर शो की हुई हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की एक टॉप की एक पोइम है जो उन्होंने लिखी है, और इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन की जो खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम। सबसे पहले हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बेसिकली इस पोइम को सोनेट भी कहा जाता है, इज़ अ डीपली पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव पोइम बाय जॉन मिल्टन। तो ये गहरे तौर पर पर्सनल या रिफ्लेक्टिव पोइम है जॉन मिल्टन की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज के एक अजीम तरीन शायर हैं। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में मिल्टन रिफ्लेक्ट ऑन हिज ओन ब्लाइंडनेस एंड द इम्पैक्ट इट हैज़ हैड ऑन हिज लाइफ। तो इसमें मिल्टन जो है वो अपनी ही ब्लाइंडनेस का जिक्र करते हैं और उसके असरात के बारे में बताता है जो उसकी ज़िंदगी में उसको सामना करना पड़ता है, बोथ एज अ राइटर एंड एज अ पर्सन, के लिखने के दौरान भी और एज अ शख्स होने के दौरान भी। थ्रू हिज पोइट्री मिल्टन grapple with the loss of his vision and the role that it has played in his life, and ultimately finds solace in the idea that God does not require him to serve in ways that are beyond his ability। तो बेसिकली वो इस पोइम से हमें ये आइडिया देना चाहती हैं कि वो कहते हैं कि गॉड ने उनको इतना इतना कुछ नहीं दिया या इतने तरीक़ों से नहीं नवाजा जितनी उन्हें काबिलियत है। बेसिकली क्योंकि उनके पास जो है वो ब्लाइंडनेस की वजह से उनके अंदर ये कमी थी, तो इसी वजह से शायर जो है वो शिकवा कर रही हैं। द पोइम बिगिनस विद द रिटोरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे पोइम जो स्टार्ट हो रही है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं समझता हूँ कि कितनी मेरी रोशनी जो है स्पेंट हो चुकी है, खर्च हो चुकी है। दिस लाइन इमीडिएटली सेट्स द टोन फॉर द पोइम। ये फौरी तौर पर इस पोइम के जो है वो टोन्स को ज़ाहिर करती है। एज द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन द लॉस ऑफ हिज विजन एंड द वेज इन विच इट हैज़ इफेक्टेड हिज लाइफ, और ये उसके विजन के लॉस को ज़ाहिर करती है और जो जिन तरीक़ों से ये ज़िंदगी को अफेक्ट हुआ या इसके असरात जो सामने आए। द नेक्स्ट 4 लाइन्स डिस्क्राइब द स्पीकर सेंस ऑफ लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो अगली जो 4 लाइनें हैं वो स्पीकर की सेंस ऑफ लॉस को ज़ाहिर करती है और इसके फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करती हैं। ही फील्स, वो महसूस करता है, दैट ही हैज़ बीन कॉल्ड टू सर्व गॉड, कि उसे बुलाया गया कि सर्व गॉड, खुदा के को सर्व करने के लिए। बट इज़ नाउ अनएबल टू डू सो इन द वे दैट ही वंस कुड। तो अब वो अनेबल है ऐसा करने से जो एक दफ़ा वो पाता था। The second quatrain begins with a shift in tone as the speaker reflect on the value of his own work। जो इसका दूसरा हिस्सा है वो दूसरे टोन से शुरू होते हैं, जैसा कि स्पीकर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसी अपने वर्क की जो वैल्यू हैं उसको। ही वंडर्स, वो हैरान होता है, इफ़ हिज राइटिंग हैज़ बीन वर्थ वाइल और इफ़ इट हैज़ बीन फॉर नथिंग। तो वो ये देखते हैं कि उसकी जो राइटिंग है वो वर्थ वाइल है और ये बिल्कुल भी नथिंग है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। द आंसर ही सजेस्ट, और जवाब जो वो इशारा करता है, इज़ दैट इट हैज़ बीन वर्थ वाइल इवन इफ़ ही इज़ अनेबल टू कंटिन्यू राइटिंग इन द सेम वे। तो बिल्कुल वो इशारा करते हैं कि ये बिल्कुल वर्थ वाइल है और वो लिखने के काबिल नहीं है बिल्कुल इसी तरह से। द फाइनल लाइन ऑफ द ऑक्टेव ब्रिंग द 2 आइडियाज़ टुगेदर, और जो आखिरी लाइन है ऑक्टेव की वो 2 ख्याल इकट्ठे लाती है। एज द स्पीकर वंडर, कि स्पीकर जो है वो हैरान होता है, इफ़ गॉड एक्सपेक्ट हिम टू सर्व इवन व्हेन ही इज़ अनेबल टू डू सो इन द वे दैट ही वंस कुड। तो खुदा ने फिर भी उसको इतना नवाजा है कि वो मतलब इसके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जो राइटिंग एबिलिटी है वो उसको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिस टेस्ट provide the resolution to the poem as the speaker finds comfort in the idea that God does not require him to serve in ways that he
दैट आर बियॉन्ड हीज़ एबिलिटी। तो सस्टेट जो है वो इसमें प्रोवाइड करता है रेजोल्यूशन इस पोइम की, जैसा कि स्पीकर जो है वो कंफर्ट फील करता है, यानी बिल्कुल आज़ादाना फील करता है उस ख्याल से कि खुदा को मतलब ज़रूरत नहीं है इन तरीक़ों से सर्व करने की जो उसकी काबिलियत में पाई जाती हैं। द फर्स्ट थ्री लाइन ऑफ द सस्टेट डिस्क्राइब द स्पीकर सेंस ऑफ रिज़ाइनेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो स्पीकर की जो सेंस ऑफ रिज़ाइनेशन है और एक्सेप्टेंस है, इसके हवाले से ही नोज़ दैट ही कैन नॉट कंटिन्यू टू सर्व गॉड इन द वे दैट ही वंस डिड। तो वो जानता है कि वो इस तरह से खुदा को सर्व नहीं कर सकता जिस तरह उसे करना चाहिए, बट ही आल्सो नोज़ दैट ही डज़ नॉट नीड टू। द फाइनल थ्री लाइन प्रोवाइड द कंक्लूजन। जो इसकी आखिरी लाइंस हैं वो हमें मतलब कंक्लूजन देती हैं। एज द स्पीकर फाइंड सुलेस इन द आइडिया दैट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि कौन खड़ा रहा और किसने इंतज़ार किया। दिस लाइन सजेस्ट दैट इवन दोज हु आर अनेबल टू एक्टिवली सर्व गॉड आर स्टिल वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट। तो एंड दे कैन स्टिल मेक अ डिफरेंस इन दी वर्ल्ड। और यही वो लोग होती हैं जो दुनिया के अंदर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो ये लाइन बेसिकली जो इशारा देती है वो सर्व गॉड यानी खुदा को सर्व करने की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह यही चीज़ जो है वो दुनिया में फ़र्क पैदा करती है।